मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि आपने कुछ महीनों पहले या फिर यूं कहें कि कुछ साल पहले एक फिल्म जरूर देखी होगी, एकता टाइगर, जिसमें भारत के जो जासूस होते हैं, भारत के जो एजेंट्स होते हैं, वो दूसरे देश में जाकर भारत के खिलाफ हो रही साजिशों के बारे में देश को पहले से ही आगाह कर देते हैं। और ऐसे एजेंटों की कहानियों से हमारे पूरे भारतवर्ष में न जाने कितने किस्से बने हैं। तो आइए उन्हीं में से एक एजेंट की आज आपको हम बात बताते हैं। जी हां, पूर्व रॉ एजेंट जो कि पाकिस्तान में घुसकर देश को सूचनाएं देते रहे, पकड़े जाने के बाद अत्याचार भी सहे, लेकिन हौसला नहीं टूटा। वहां के सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा लड़कर वो छूट भी आए, लेकिन अपने ही देश की व्यवस्था के आगे जिंदगी की जंग हार गए। तो वहीं देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के आगे रॉ एजेंट मनोज रंजन दीक्षित अल सुबह 4 बजे इस दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि मनोज रंजन दीक्षित की 21 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें लखनऊ में ही अपने ही घर में होम आइसोलेट रखा गया था, लेकिन बुखार नहीं उतरने के कारण उनके सीने में संक्रमण फैल गया। तो वहीं एक दिन पहले जब उन पर फिल्म बना रहे फिल्मकार संजीव जायसवाल को पता लगा, तो डॉक्टर से पूछकर उन्होंने दवाइयां भी भिजवाई। हालांकि तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें अस्पताल नसीब हो पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले साल 2013 में उनकी पत्नी की भी कैंसर से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मनोज रंजन दीक्षित जो कभी देश के लिए काम करते थे और देश को कोई नुकसान ना हो, देश के खिलाफ जो भी साजिशें चल रही हैं उस बारे में वो पहले से ही आगाह कर देते थे, लेकिन आज अपने ही देश की व्यवस्थाओं के आगे वो जिंदगी की जंग हार गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किन हालातों में उनकी मृत्यु हुई होगी। आपको बता दें कि पकड़े जाने के बाद में अत्याचार उन्होंने सहे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा लड़कर वो छूट तो आए, लेकिन अपने ही देश की व्यवस्था के आगे जिंदगी की जंग हार गए। पूर्व एजेंट को अस्पताल में भर्ती करने के लिए भी आपको बता दें कि 11 घंटे का समय लगा। कई बार मौत को चकमा दे चुके मनोज रंजन दीक्षित के पास इतनी भी सांसें नहीं बची थीं। सोमवार की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि मनोज रंजन दीक्षित की 21 अप्रैल को कोविड की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उन्हें होम आइसोलेशन में ही रखा गया था। उनका बुखार नहीं उतर रहा था। इसी बीच सीने में संक्रमण उनके फैल गया और एक दिन पहले जब उन पर फिल्म बना रहे फिल्मकार संजीव जायसवाल को इस बारे में पता पड़ा, तो डॉक्टर से पूछकर उन्हें दवाइयां भिजवाई गई और रविवार को एक निजी क्लिनिक में उनका इलाज शुरू करवाया गया। साथ ही कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर को तत्काल इलाज मुहैया कराने के लिए अस्पताल भिजवाने का आग्रह किया गया और रात में 11 बजे कंट्रोल रूम प्रभारी ऋतु सुहास को पता लगा, तो वो मनोज रंजन के लिए अस्पताल आवंटन की चिट्ठी बनवाने में जुटी। सीएमओ की टीम से कई बार आग्रह किया गया और रात 2 बजे उनकी मेहनत रंग लाई। आवंटन पत्र तैयार हुआ, लोक बंधु एरा और बलरामपुर अस्पताल आवंटित किया गया और जब इसे मनोज रंजन के संपर्क नंबर पर भेजा गया, तब तक हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। चिट्ठी में आवंटित किए गए अस्पतालों में भर्ती करने से ही मना कर दिया गया और इसी जद्दोजहद के बीच सोमवार सुबह 4 बजे मनोज रंजन जी ने अपनी आखिरी सांस ली। तो वहीं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर चंद्रसेन जी जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में, मनोज रंजन जी के बारे में और किन हालातों में इनकी मृत्यु हुई, उन हालातों के बारे में। उमंग, टाइगर मर गया, ये हमारे लिए, ये हमारे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और हमारे समाज के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि जो इंसान 14 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा, उसका हौसला नहीं टूटा। जिसने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा और जीता, उसका हौसला नहीं टूटा। जो पाकिस्तान में यूसुफ, यूनुस और इमरान बनकर रहा, उसका हौसला नहीं टूटा। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर गिरफ्तार होने के बाद कई बार टॉर्चर किया गया, उसका हौसला नहीं टूटा। उसका हौसला कोरोना ने तोड़ दिया। कोरोना ही नहीं कहेंगे, इस सिस्टम ने तोड़ा है कि कोई आदमी 11 घंटे तक तड़पता रहे, एम्बुलेंस की व्यवस्था ना हो, अस्पताल की व्यवस्था ना हो, इलाज ना मिले।
ये देश का नुकसान, उत्तर प्रदेश का ही नुकसान नहीं, ये व्यक्तिगत हम सब का नुकसान है, इस समाज का नुकसान है कि ऐसे इंसान को हम बचा नहीं पाए जिसने 14 साल पाकिस्तान की जेल में रह करके वो सूचना दी जो भारत के लिए, अपने देश के लिए बहुत कारगर हुई, बहुत काम की चीजें रही होंगी। लेकिन ऐसे इंसान की जो जो उनकी मेहनत है, जो उनका बलिदान है, जो त्याग और तपस्या है, उसको किसी ने याद नहीं किया, न इस देश ने, न उत्तर प्रदेश ने, न इस समाज ने, न इस सिस्टम ने। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही शर्म की बात है। उमंग जी बिल्कुल। चंद्रसेन जी, जानना चाहेंगे जब पाकिस्तान से वो केस लड़कर सुरक्षित भारत देश आ गए थे, तब क्यों नहीं उनकी सहायता की गई? देखिए, उनकी जो स्थिति है, जो घर के विजुअल न्यूज इंडिया के पास में है, उनको देख के एक बार शर्मसार होना पड़ता है कि जिस घर में वो रहते थे उस घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। न कपड़े ढंग के हैं, न उस घर की स्थिति ढंग की है। जिन सीढ़ियों से वो चढ़ते थे, कई बार ऐसा लगता था कि जिन सीढ़ियों से वो कोई आदमी, आम आदमी गिर न पड़े। तो इस उम्र में वो अकेले रहते थे, क्योंकि 2007 में उनकी शादी हुई थी और 2013 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और दुर्भाग्य की बात देखिए, जब कोई कहीं से इतना बड़ा आदमी जब रिटायर होता है, उसको नौकरी स्टोर कीपर के रूप में करनी पड़ती है, तो अपने उन दिनों के बारे में, अपने बलिदान के बारे में, अपने त्याग और तपस्या के बारे में तो सोचना पड़ता होगा कि उसने पूरी जिंदगी किसके लिए दी, उसने पूरी जिंदगी में क्या किया, उसकी पूरी जिंदगी में क्या ये देश का कर्तव्य नहीं बनता, उत्तर प्रदेश का कर्तव्य नहीं बनता, समाज का और हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि उस इंसान के लिए सोचा जाता जो अकेले कमरे में तड़पता रहा। मैं तो धन्यवाद दूंगा संजीव जायसवाल जी का, जिन्होंने इस पे कदम उठाया और खुद दवाइयां भेजी, एम्बुलेंस की व्यवस्था करी, खाने के लिए सामान भेजते रहे, लेकिन सिस्टम के आगे उनकी भी नहीं चली। और वो आदमी जो इतने समय तक देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लुटाता रहा, वो खत्म हो गया। वो आज हमारे बीच में नहीं है। ये हमारा और हमारे समाज का व्यक्तिगत नुकसान है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि देश को हम कह सकते हैं कि कई मुसीबतों से बचाने वाले आज खुद देश की व्यवस्थाओं के आगे हार गए, और उन्होंने बहुत ही, हम कह सकते हैं कि ऐसी हालात में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग हारी है जो हालात उनके लिए शायद बने ही नहीं थे। खैर, हमारे साथ में संजीव जायसवाल जी भी जुड़ चुके हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू मन जी। संजीव जी, जानना चाहेंगे कि आप उन कुछ व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने आगे बढ़कर मनोज रंजन जी की मदद करने की ठानी थी, लेकिन आपकी मदद भी देश की सरकार की व्यवस्थाओं के आगे हार गई। क्या कहना चाहेंगे सर? बस इतना ही कहना चाहेंगे सर कि ये बहुत विकट हालात हैं, देश के हालात बहुत खराब हैं, घर घर में मातम छाया हुआ है। बहुत से लोग हमारी तरह मदद कर रहे हैं लोगों की, जितना कर पा रहे हैं। बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि कोई भी सिस्टम या कोई भी नियम कानून इंसानी जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। कोई भी चीजें बनाई जानी चाहिए वो इंसानी जिंदगी को देखते हुए बनाई जानी चाहिए। हमें ये समझ में नहीं आता कि कोरोना पेशेंट के लिए एडमिशन करने के लिए इतने बैरियर्स क्यों, जिसको बड़ा 18 घंटे लग गए एक लेटर पाने में, जिसमें आदमी की जान चली गई, और वो भी कोरोना से ग्रसित आदमी। सारी सरकारों को, सारे सिस्टम को, सारे ब्यूरोक्रेट्स को, सारे सिस्टम बनाने वालों को पता है कि कोरोना कितनी घातक बीमारी है, कि 4 से 6 घंटे के अंदर पूरा लंग्स जकड़कर खत आदमी को मार दे रही है। और जब आप 18 घंटे लगाएंगे केवल ये सिलेक्ट करने में कि एक लेटर मिल जाए और आदमी रेफरल वहां पे जाए, तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे सिस्टम कौन बनाता है, क्यों बनाता है ऐसे नियम। जो बीमार है वो बीमार है, कोई नॉर्मल आदमी तो कोरोना वार्ड में जाकर एडमिट होगा नहीं जी। सिंपल सी क्वेश्चन है कि कोई भी नॉर्मल आदमी, जो स्वस्थ आदमी या नॉन कोविड आदमी कोरोना वार्ड में जाकर एडमिट नहीं होगा। फिर इतनी बैरियर किसके लिए है? आदमी बीमार है, आप टेस्ट करिए, एडमिट कीजिए, उसका इलाज चालू कीजिए। कोई भी पिछले 15 दिनों में या पिछली 1 साल पहले जब कोरोना था, हमें नहीं जानकारी की कोई भी आदमी कोरोना से मरा है। कोरोना से कोई नहीं मर रहा है। अभी लेटेस्ट केस है, 80 साल की एक लेडी 2 महीना वहाँ गुजरात के किसी स्टेट में एडमिट रही और ठीक होकर घर चली आई जी। इलाज के बिना मर रहा आदमी, ऑक्सीजन के बिना मर रहा आदमी, दवाओं के बिना मर रहा आदमी, बेड के बिना मर रहा आदमी। कोरोना से कोई नहीं मर रहा। और यही कारण है कि जो सक्षम लोग हैं, टहलते हुए हॉस्पिटल जाते हैं और टहलते हुए 15 दिन बाद बाहर निकल आते हैं, वो उनको कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इलाज और चीजों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, जिसको मिल जा रही है वो जीवित है, जिसको नहीं मिल पा रही है वो जान दे रहा है।
और यही नहीं, चाहे मनोज रंजन जी हों, चाहे भी अब्दुल हमीद जी के पोते, उनका भी देहांत हो गया ड्यू टू नॉन अरेंजमेंट ऑफ बेड्स एंड मेडिकल मेडिकल सर्विसेज। तो ये कहना चाहेंगे कि चीजों को आसान किया जाए, चीजों को आराम से, चीजों को इतना आसान बनाया जाए कि कोई बीमार है उसको एडमिशन का तुरंत जुगाड़ बने, घर पे एडमिशन का जुगाड़ बने। यहाँ पे तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसका तुरंत 4 घंटे के अंदर एक नया सोल्यूशन आ जा रहा है। ऑक्सीजन किसी को मिलेगा, NSA लगा दिया जाएगा, दवाइयाँ किसी को मिलेगी, लगा दिया जाएगा। इतने क्विक डिसीजन नहीं होने चाहिए, क्यों ऐसे हो रहे हैं पता नहीं, लेकिन खैर जो भी है, उस आदमी की जान चली गई और ऐसे बहुत से लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार से एक ही अपील है, बहुत सोच समझकर फैसले करे, बहुत सोच समझकर, आदमियों की जिंदगी का मैटर है, सवाल है, लोगों के बहुत से चीजों जुड़ी हैं, एक आदमी से पूरा परिवार चलता है पूरा, तो थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को भी, जो ये नियम बनाते हैं, जो ये कानून बना रहे हैं। हालात ज्यादा खराब हैं, इसमें मदद किसी भी स्तर पर, एक युद्ध स्तर पर मदद की जानी चाहिए, जैसे भी हो लोगों को बुलाया जाना चाहिए, ना कि लोगों को डराया जाना चाहिए जी, है ना। तो बस सरकार अगर चाहे, सरकार के अलावा हम सरकार चुनते ही इसलिए है ना कि हमारी मुसीबत में सरकार मदद करे। बिल्कुल। और अगर हमारी मुसीबत में सरकार बीच में इतने अड़ंगे लगाए, बीच में इतने कानून, इतने नियम ठोक दे, तो क्या होगा हम लोगों का, इंसानों का? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो आज हो रहा है। चारों तरफ लाशें जल रही हैं जी। सरकार से एक ही गुजारिश है, चीजों को बहुत आसान कीजिए सर, बहुत आसान कीजिए। देहरादून, उत्तराखंड में आज हालात ये हैं कि 6-6 दिन, 7-7 दिन वेटिंग है खाली टेस्टिंग के लिए। 7 दिन अगर वेटिंग होगी और 72 घंटे बाद रिजल्ट आएगा, 10 दिन में आदमी कितना कोरोना फैलाएगा और उसका क्या, खुद का क्या होगा जी। तो सारी चीजें हैं, सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, युद्ध स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, और इमरजेंसी का माहौल है, इमरजेंसी लगनी चाहिए। नफा होगा, नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये तो पिछले साल भी सोचा जाना चाहिए था ना, जब 500 लोग थे पूरे देश में कोरोना लग गया था। आज हमें लगता है कि कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हैं। आंकड़े कुछ भी कहते हो, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं, कोई ऐसा दोस्त नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जिसके घर में कोई पीड़ा ना हुई हो, जिसके घर में कोई मातम ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद क्यों ऐसा है पता नहीं। बिल्कुल संजीव जी, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो इस समय जो देश में हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अभी आपने भी कहा कि हम सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि सरकार हमारी मदद करे, हमारे जो रुके हुए काम हैं वो सरकार के द्वारा वो पूरे हों, या फिर हम कहीं पर भी कैसी भी मुसीबत में हो वो सरकार, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार उन तमाम मुसीबतों को दूर करे। लेकिन आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत करीब से आपने मनोज रंजन जी को देखा है, आपने उनसे बातचीत भी करी है, उनसे बातचीत करके कैसा आपको महसूस हुआ था सर? और आप उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाने जा रहे थे, हमें पता लगा, तो किस तरीके से देखते हैं आप मनोज रंजन जी के इस पूरे जीवन को? मनोज रंजन जी के जीवन को देखते हैं कि वो आदमी ने केवल संघर्ष किया, जिंदगी भर केवल संघर्ष किया। 22 साल की उम्र में उनको मौका मिला, ऑफर मिला देश के लिए कुछ करने का, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। घर पर झूठ बोला, अपने दोस्तों से झूठ बोला, और ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करने के बाद सीधे पाकिस्तान उतार दिए गए। 15 साल तो खाली उस आदमी ने पाकिस्तानों की जेलों में गुजारे। तो सोच के बड़ा अजीब लगता है कि कैसा बेचारे की, कैसी उनकी किस्मत थी कि पूरी जिंदगी दुर्दशा होती रही, देश के लिए दुर्दशा होती रही, और जब वहां से कुछ करके आए तो यहाँ पे उनको अवार्ड मिलने के बजाय एक बिल्कुल इस बुरी कदर उनकी मौत हुई कि जो आदमी को हिला कर रख देता है। बहुत जिदार आदमी थे, बहुत दमदार आदमी थे, उनकी अंगूठे, उनके किसी भी उंगलियों में अंगूठे नाखून नहीं थे, सारे नाखून निकाल दिए गए, बाल सारे नुक्स लिए गए, मतलब पीड़ा की हद तक। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी कोई भी संस्था उनको साबित नहीं कर पाई। अंततः उनको पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद वो हिंदुस्तान आए, और बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ थी, उतनी ग्लैमरस लाइफ जितनी दिखती है एक टाइगर जिंदा है आज की फिल्म में लोगों ने दिखाया है, ऐसी लाइफ नहीं होती है। उनके मुंह से जाना तो आपके रोंगटे खड़े हो गए। इस वजह से बड़ा दुख हुआ उनकी मौत पर, कितना जिंदा दिल आदमी, इतना, और 48 करीब 18-20 घंटे वो आदमी केवल तेज से सांस लेके अपने आप को सर्वाइव करता रहा जी। उनको टेक्निक पता थी कि कैसे ऐसे हालात में, लेकिन कब तक, आखिर कब तक? सही बात है। तो वही अंत में उनकी जान चली गई, दुख हुआ। लेकिन ये है कि मैं जरूर बनाऊंगा उनके ऊपर फिल्म, उनकी कहानी, काफी कुछ उनके वाकयात जो उन्होंने बताए, जो हमसे शेयर किए, बनाऊंगा जरूर। जी बिल्कुल संजीव जी, हम सबको भी उनके ऊपर बनने वाली इस
फिल्म का इंतज़ार रहेगा। चंद्रसेन जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी संजीव जी ने भी कहा कि देश के लिए मर मिटने वाले लोग जब देश की व्यवस्थाओं के आगे मरने मिटने लग जाते हैं, तब वाकई में देश की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे देश में एक ये है कि जब आदमी मर जाता है तो हम लोग उसको याद करते हैं और सारी अच्छाइयां हमें उसी समय याद आती हैं जो वो नहीं रहता। उसके जीते जी हम कुछ नहीं करते हैं जी। मनोज रंजन दीक्षित जी ये देश के लिए एक एसेट है, ये सरकार के लिए एसेट है, ये हमारे लिए एसेट है, समाज के लिए एसेट है। अब देखिए उनका किसी ने ध्यान नहीं रखा। 2005 में बाघा बॉर्डर पर जब छोड़े गए थे तब किसी ने उनका ख्याल रखा? कहाँ वो भारत सरकार थी, कहाँ पर वो आला अधिकारी थे जो कुछ कर सकते थे उनके लिए? तब उनके लिए नहीं किया गया। जब 2005 में बाघा बॉर्डर पर छोड़े गए थे तब लोग कहाँ थे? जब 2013 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, कैंसर के लिए वो जूझ रहे थे। और सबसे शर्म की बात है कि तब हम सब लोग कहाँ थे जब गोमती नगर विस्तार में वो स्टोर कीपर की नौकरी कर रहे थे? क्या वो डिजर्व करते थे? क्या पूरे जीवन भर जो उन्होंने किया, क्या वो ये डिजर्व करते थे? इस तरह की जिंदगी और इस तरह की मौत वो डिजर्व करते थे? ये दुर्भाग्य है, ये अपने देश का, सरकार का, समाज का और हमारा सबका, कि ऐसे को हम लोग तब याद कर रहे हैं जब इस दुनिया में वो नहीं है। पूरी कोशिश की लोगों ने, वहां पर संजीव जी ने कोशिश की, संजीव जी की टीम ने कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ? सिस्टम से हार गए ना हम। एम्बुलेंस की व्यवस्था समय से हो जाती, उनको अस्पताल में सही इलाज मिल जाता, एक ऐसे आदमी की जिंदगी बच जाती जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाई। उमंग जी, बिल्कुल बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के आगे, सिस्टम के आगे एक ऐसा व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है जिसने न जाने भारत देश में और भारतीयों की न जाने कितनी बार जान बचाई होगी।